नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 10th के विषय विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। अध्याय 1, अध्याय 3 और अध्याय 4 हमने पढ़ लिया है। अध्याय 2 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 2 में हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अध्याय 2 में हमने पिछली क्लास में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हम पाचन की परिभाषा पढ़ी हमने पिछली क्लास में। इसके अलावा हमने पाचन के अंदर कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, कौन सी ग्रंथियां कार्य करती है, आहार नाल क्या है, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ा है। इसके अलावा जो प्रमुख अंग है, अंगों में हमने मुख के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा मुख के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के दांतों के बारे में पढ़ा है। और जो अगला टॉपिक लिया उसके बाद हमने वो था ग्रसनी। और ग्रसनी में हमने पढ़ा है कि ग्रसनी जो है ये हमेशा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है घाटी ढक्कन। इसके द्वारा ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ये 3 भागों में बंटी हुई होती है: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। आइए अब चर्चा करते हैं अपन ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली के बारे में देखिए, मैंने जो डायग्राम आपको बताया था एक बार वापस बता देता हूँ। इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम में साफ साफ आप देखिए अच्छे से। यहाँ पर मुख में भोजन का चबाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद भोजन जो है वो पहुंचता है ग्रसनी में। ग्रसनी से जो भोजन है वो कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। ये देखिए, इसका नाम है ग्रास नली। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये नली है जो आमाशय तक भोजन को ले जाती है, ये है ग्रास नली। अब इसी ग्रास नली के बारे में अपन थोड़ा सा लिखेंगे कि ये ग्रास नली क्या है। यहाँ से हम चित्र से देख पा रहे हैं कि ग्रास नली के ऊपर का भाग ग्रसनी से और नीचे का भाग जो है वो आमाशय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक लाने का कार्य करती है। और भी इसकी विशेषताएं हैं, कुछ क्या विशेषताएं वो भी लिखेंगे। सबसे पहली बात लिखेंगे, यह या ऐसे लिख दीजिए, इसका ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग ग्रसनी से तथा निचला भाग आमाशय से जुड़ा होता है। आमाशय से जुड़ा होता है। ऊपर का भाग ग्रसनी से, नीचे का भाग आमाशय से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को ग्रसनी से आमाशय में ले जाना। यह भोजन को ग्रसनी से आमाशय में, यह भोजन को ग्रसनी से आमाशय में ले जाने का कार्य करती है। ले जाने का कार्य करती है। अब जो भोजन जो है वो इस ग्रास नली के अंदर एक विशेष क्रिया द्वारा जाता है। उस क्रिया का, उस गति का नाम होता है क्रमकुंचन गति। तो हम कहेंगे इसमें भोजन क्रमकुंचन गति, क्रमकुंचन गति द्वारा आमाशय में आता है। क्या होती है क्रमकुंचन गति, अभी बताता हूं आपको। इससे एक लाइन और लिख लेते हैं अपन आगे कि भोजन को क्रमकुंचन गति द्वारा आमाशय में आता है। इसमें भोजन जो है क्रमकुंचन गति करता हुआ जो है कहां पर पहुंच जाता है? आमाशय में। अब ये जो नली है, इस नली के अंदर बहुत ही एक तरल पदार्थ और चिकना पदार्थ पाया जाता है जिसको श्लेष्मा कहा जाता है। तो इसमें ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो भोजन को चिकना बनाती है। तो लिखेंगे इसमें उपस्थित
श्लेष्मा, श्लेष्मा भोजन को चिकना बनाता है। चिकना बनाता है। अब इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज हमें लिखनी पड़ेगी इसके बारे में। ये जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली के सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, यानी कि ग्रसनी से जुड़ा, उस भाग में एक पल्ले नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हमने कहा था घाटी ढक्कन। तो जो घाटी ढक्कन है, भोजन के निगलते समय घाटी ढक्कन जो है वो श्वास नली को बंद कर देता है, तो भोजन श्वास नली में नहीं जाता है, भोजन जो है वो ग्रास नली में ही जाता है। तो इसके बारे में अपन एक दो लाइन इसमें लिख लेते हैं। देखेंगे कि इसके ऊपरी भाग पर, इसके ऊपरी भाग पर इसके ऊपरी भाग पर पल्ले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जिसे घाटी ढक्कन या एपिंग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एपिंग्लोटिस, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एपिंग्लोटिस, एपिंग्लोटिस का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। एक और वर्ड आया यहाँ पर, क्रमाकुंचन। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो एक क्रमाकुंचन है ये क्या चीज है। देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर श्वास नली की छोटी सी संरचना बना रहा हूं। अब ये श्वास नली की छोटी सी मैंने संरचना बनाई है। मान के चलिए कि यहाँ जो ये उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग जो है ये भोजन का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये जो भोजन का टुकड़ा है, ये नाल हमेशा तो खुली रहती नहीं है, ठीक है, चिपकी हुई रहती है, बंद भी रह सकती है, कैसी भी अपनी स्थिति में रह सकती है। लेकिन जब भोजन का टुकड़ा जो है वो देखो किस प्रकार जाता है। ये भोजन का टुकड़ा जो है वो इस प्रकार जाता है कि यहाँ से नली जब चौड़ी होती है तो प्रेशर या दाब के कारण ये भोजन का टुकड़ा आगे खिसक जाता है। यहाँ से ये भोजन का टुकड़ा और आगे खिसकेगा और यहाँ से और आगे खिसकेगा और ऐसे खिसकते खिसकते आमाशय में पहुंच जाएगा। इस गति को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। क्रम से क्या हो रहा है? कुंचन हो रहा है। देखो पहले यहाँ कुंचन होता है, पहले यहाँ कुंचन होता है तो भोजन यहाँ आ जाता है। अब यहाँ कुंचन होगा तो भोजन यहाँ पहुंच जाएगा, फिर आगे से आगे चला जाएगा। यानी ये भोजन के जाने की गति वो इस प्रकार होगी और इस गति को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए। ग्रसनी किया हुआ आपके, ग्रास नली से करना है आपको, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। ग्रास नली के बाद में हमारा आगे जो भाग आता है वो है आमाशय। ग्रास नली के बाद में आमाशय ही होगा। अभी डायग्राम से बता देता हूँ मैं आपको। चलिए तो डायग्राम देखिए, ये रहा डायग्राम। इस चित्र में देखिएगा, यहाँ आ गई ग्रास नली और ग्रास नली से भोजन कहाँ आएगा? ये रहा, ये वाला भाग जो है ये आमाशय है। तो अब हम आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण अंग है, अभी तक हमने मुख पढ़ा है, फिर ग्रसनी पढ़ा है, फिर ग्रास नली पढ़ा है। चौथा जो प्रमुख अंग पढ़ रहे हैं वो है आमाशय। चौथा जो अंग पढ़ रहे हैं हम महत्वपूर्ण हमारे पाचन तंत्र का,
उस अंग का नाम है आमाशय। तो आमाशय की क्या विशेषता है? देखिए, आमाशय जो होता है वो ग्रास नली का अंतिम भाग होता है, और जो ग्रास नली का अंतिम भाग है वो कहाँ से जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है। और आमाशय को चित्र में आप देखा जाए तो ये देखिए, इसको जे जैसी संरचना दिख रही है, अंग्रेजी का जे होता है ना, वैसा जे दिख रहा है, देखिए ऐसे ना। तो इसको मैं कहूंगा पहली बात कि ये अंग्रेजी के जे आकार की संरचना है। यह अंग्रेजी के जे आकार का अंग है, ऐसे लिख देते हैं, अंग्रेजी के जे आकार का अंग है। ठीक है, अब ये जो अंग है ये हमारे शरीर में भोजन कितना धारण कर सकता है? तो ये तकरीबन 3 लीटर तक भोजन धारण कर सकता है। तो लिखेंगे यह करीब 3 लीटर भोजन धारण कर सकता है। ये तो एक हमने बिल्कुल सही सी लिमिट लिखी है, जो व्यक्ति सही भोजन करेगा वो इतना ही करना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आजकल 3 लीटर तो कुछ भी नहीं है। लोग आजकल हद से ज़्यादा ही खा रहे हैं कई, तो उनका पेट भी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा है 10 किलो खाया है उन्होंने। तो मिनिमम जो रेंज है वो बढ़िया, जो एकदम एक्यूरेट जिसको अपन एवरेज कह सकते हैं, वो 3 लीटर होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा आमाशय है 3 भागों में बंटा होता है। तो ये हम लिखेंगे आमाशय तीन भागों में ना, 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखिए, 3 भागों के नाम लिखते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, ये दिखेगा नहीं आप। पहला भाग होता है कार्डियक। पहला भाग होता है कार्डियक। दूसरा भाग होता है फंडिस। दूसरा भाग होता है फंडिस, इसको जठरागम भी कहते हैं, जठरागम। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है जठर निर्गमी। देखो, जठर के बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ है कि भाई जठर रस बनता है, पेट के अंदर बनता है। तो जठरागम जहां पर जठर रस आता है, और जठर निर्गमी जहां से जठर रस जाता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ मिला के लिखी हुई है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आमाशय के तीनों भाग है वो कहाँ पर और किस संरचना से कैसे बने हुए। देखिए, मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ आमाशय का। ये ऊपर से ग्रास नली आ रही है, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया आमाशय का। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखना, आप इस डायग्राम में देखोगे तो 3 भाग बताता हूं मैं आपको। यहां पर एक संरचना होती है जो कि भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। एक यहाँ संरचना होती है जो भोजन को आमाशय में आने के तुरंत बाद जाने से रोकती है, कुछ समय के लिए रोकती है, रोके रखती है। अब मैं आमाशय के अंदर अगर इस प्रकार 2 लाइन खींच दूं, एक इधर और एक इधर, तो इसके 3 भाग दिखाई देंगे आपको। पहला भाग जो है सबसे ऊपर वाला, ये वाला भाग जो है ये कहलाता है कार्डियक भाग, इसको कहते हैं कार्डियक भाग। ठीक है, दूसरा भाग जो बीच वाला है इसको कहा जाता है फंडिस, और तीसरा भाग जो ये वाला है इसको कहा जाता है जठर निर्गमी। ये जठर निर्गमी इसलिए लिखा क्योंकि यहां से जठर रस जो है वो ऐसे करके आगे छोटी आंत में चला जाता है। तो ये आमाशय की एक छोटी सी हमने संरचना बना ली। अब यहाँ आमाशय की 2 चीजें महत्वपूर्ण आती है। एक आती है यहां से भोजन को रोकने वाली संरचना, वापस विपरीत दिशा में जाने से भोजन को रोकती है। एक आती है यहां से भोजन को आगे जाने से रोकने वाली संरचना। तो इन 2 संरचनाओं में जो ऊपर वाली संरचना है वो ग्रास नली से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्रास नली
अवरोधनी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, एक संरचना है ग्रास नली अवरोधिनी। ग्रास नली अवरोधनी तो क्या होती है अभी ग्रास नली अवरोधनी? यहां से साफ साफ चित्र से अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या करेगी, ये भोजन को आमाशय से वापस ग्रास नली में जाने से रोकेंगी। अर्थात ग्रास नली आमाशय को विभाजित करती है, ग्रास नली और आमाशय को विभाजित करती है ये संरचना। अर्थात आमाशय से पदार्थों को ग्रास नली में जाने से रोकती है। लिखेंगे आमाशय से अम्लीय पदार्थों को ग्रास नली में जाने से रोकती है। तो जो ग्रास नली अवरोधनी है वो, उसका तो हमें पता चल गया कि जो ग्रास नली अवरोधनी है वो भोजन को ग्रास नली में या फिर जो अम्लीय पदार्थ बना हुआ आमाशय में उसको वापस ग्रास नली में जाने से रोकती है। ठीक है। और दूसरी जो है वो है जठर निर्गमी अवरोधनी। तो दूसरा हम पढ़ेंगे जठर निर्गमी अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधिनी। जठर निर्गमी अवरोधिनी जो है ये क्या करेगी, ये आमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकेगी। यानी आमाशय से अब रोके तो रख नहीं सकती, कहीं एक बार तो फिक्स टाइम होने के बाद में आमाशय एक निश्चित समय तक ही आमाशय में भोजन रुकता है, उसके बाद में उसको छोटी आंत में जाना ही पड़ता है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई रोके ही रखती है। तो हम ये कहेंगे कि आमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाने की क्रिया को नियंत्रित करती है। तो आमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाने की क्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक है। इसका आमाशय में भोजन कुछ समय रुकने के बाद में संवेदी कोशिका या फिर तंत्रिका संदेश द्वारा ये जो जठर निर्गम अवरोधनी होती है उसमें शिथिलन पैदा होता है और भोजन जो है छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है। चलिए, अब हमने जो है ना कंप्लीटली 4 अंक पढ़ लिए हैं। अब हम 5वां अंक ले रहे हैं, वो है छोटी आंत। 5वां अंक ले रहे हैं हम, छोटी आंत। छोटी आंत। ठीक है भाई, चलिए छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटी आंत के बारे में हमने सब नहीं सुना है कि इसका नाम जरूर छोटी आंत है, लेकिन ये बहुत लंबी होती है। इसकी लंबाई जो है लगभग 7 मीटर तक होती है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है जो आप यहाँ पर आपको सीखने का मिलेगा। अभी तक आप यही सोचते थे कि भोजन का पाचन आमाशय में होता है, लेकिन भोजन का पाचन आमाशय में नहीं होता है, भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। तो लिखेंगे इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। लगभग इसकी लंबाई जो है वो लगभग 7 मीटर होती है। इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। बस ये बात मैं आपको कह रहा था जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है।
ये आपको ध्यान रखना है। अब छोटी आंत जो है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है उसका, पहला भाग होता है ग्रहणी। पहला भाग है इसका ग्रहणी, ग्रहणी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ग्रहणी ये सबसे स्टार्ट में जुड़ी होती है। जैसे मैं आपको डायग्राम बताऊं, ये डायग्राम देखिए, ये है छोटी आंत। अभी छोटी आंत के मैं 3 खंड कर देता हूं। मान के चलिए एक यहां लगा देता हूं निशान, एक यहां लगा देता हूं। तो अब यहां से देखना, यहां से लेके ये आगे का भाग यहां तक, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है ग्रहणी। इसके आगे का जो ये वाला भाग होगा यहां तक, ये होगा अग्र शुद्धांत्र, और लास्ट वाला भाग बचेगा वो होगा शुद्धांत्र। उसके बाद में बड़ी आंत आ जाती है। तो हम अभी तक यहां वाला भाग पढ़ेंगे, ये आगे वाला, जिसको हमने क्या नाम दिया, ग्रहणी। अब ये जो ग्रहणी है ये आमाशय से जुड़ी होती है, बिल्कुल आमाशय से जुड़ी होती है, जो आमाशय से ही जुड़ी है, ठीक है। और इसमें एंजाइमों द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो शॉर्ट में लिखेंगे बिल्कुल, एंजाइमों द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन। पहली बात हो गई कंप्लीट ग्रहणी के बारे में। दूसरी बात करते हैं अग्र शुद्धांत्र। अग्र शुद्धांत्र, तो अग्र शुद्धांत्र का क्या काम होगा भाई, इसने भोजन का पाचन किया है तो ये क्या करेगी, पचित भोजन का अवशोषण करना, ठीक है। ये मध्य की आंत होती है। शुद्धांत्र और ग्रहणी के बीच वाला जो भाग होता है वो होता है अग्र शुद्धांत्र। तो इसमें क्या लिखेंगे, पचित आहार रस का अवशोषण करना, अवशोषण करना। जो पचित आहार रस है, जो भोजन पच गया उसमें से जो पौष्टिक पदार्थ अलग हो गए, उन पौष्टिक पदार्थों का ये क्या करेगी, अवशोषण कर लेगी। लास्ट आता है वो है शुद्धांत्र। शुद्धांत्र, अब मान के चलिए कोई पदार्थ बच भी गया, अवशोषित नहीं हो पाया, जैसे विटामिन है, खनिज लवण है, कोई पोषक पदार्थ है, कोई भी पोषक तत्व अगर बच गया है तो यहां पर क्या होगा, उसका अवशोषण हो जाएगा। तो लिखेंगे यह विटामिन प्लस पोषक तत्व का अवशोषण करती है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। अगला जो 6th अंग पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत, अभी जो बड़ी आंत है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक जितना भी आपने किया उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ी आंत जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।